जना साहब का मैसेज है कि अपनी मसाजिद को इस्लाही मरकज बनाएं। ही आपली जबान आहे ना, कोकणी जबान, सकल फरिश्ता तुमची कोकणीत करतील हो। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेवल ऑफ कोकन। डॉक्टर प्रोफेसर प्रिंसिपल सिराजुद्दीन चोगले साहब, तो शायरी से आपका क्या लगाव, क्या उनसियत, कहीं मोहब्बत पे छुपी हुई हो तो खुलेआम कह दीजिए। भाभी जी, आपके बच्चे भी सुनेंगे। मेरी पहली किताब जो पोइट्री की है मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मुहावरा है इंग्लिश में, वन हैज टू गिव बैक टू द सोसाइटी जी, और उस पर मैं अमल करता हूँ जी। आज के तारीख तक तकरीबन 2 करोड़ मैंने फंड किया है, क्राउड फंडिंग के थ्रू। तर आमच्या कोकणी लोकांना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला जाया नको। सर, पेरेंट्स के लिए आप बीइंग अ टीचर क्या मैसेज देंगे? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़ारीन, सामीन, नाज़रीन, कोकनी माउंटेन चैनल पे आपका इस्तकबाल है। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेवल ऑफ कोकन। और इस सीरीज में सबसे पहले एपिसोड में जिस हस्ती को आपकी खिदमत में हाजिर किया हूं, जो ग्लोबली बहुत ही वेल नोन है, रोजाना सुबह व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट के जरिए दोस्तों को फैमिली एक फोटोग्राफ होता है और उसके साथ में वो जो फोटोग्राफ होता है कोकन के कल्चर, कोकन का लैंडस्केप, वहाँ की डेली लाइफ, वहाँ के मसाले, वहाँ के खाने और बहुत सारी चीजें हेरिटेज से रिलेटेड। और उसके साथ लिखा होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हजरत खातिर जो रोज सुबह आप जिनको सलाम मिलती है, आज आपकी तरफ से उनकी खिदमत में मैंने सलाम पेश किया आपकी तरफ से। तो जनाब सिराजुद्दीन चोगले साहब, डॉक्टर प्रोफेसर प्रिंसिपल सिराजुद्दीन चोगले साहब, इनके ऑफिस में मैं बैठा हूँ। महाराष्ट्र कॉलेज जो है मुंबई सेंट्रल पे, मुंबई का बहुत ही मशहूर कॉलेज। तो इस कॉलेज की जनाब प्रिंसिपल हैं और उनके ऑफिस में बैठ के मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और उनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपके सामने पहली बार भी आ सकती है। तो जनाब सिराज चोगले साहब, हमेशा की तरह हमारा पहला सवाल होता है कि भाई आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके रूट्स कहाँ से हैं? अगला भाई, मेरी पैदाइश जो है वो चिवेली गांव जो है, जो चिपलून तालुका में है, चिपलून से 32 किलोमीटर पर है, वहाँ पैदाइश हुई मेरी जी 1964 में जी। और ये छोटा सा गांव जो वाशिष्ठी नदी के किनारे पर है, अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव का मैं बाशिंदा हूँ जी। तो आपकी पैदाइश भी वहीं हुई गांव में? पैदाइश भी वहीं हुई और वो घर में पैदाइश हुई। अच्छा, उस हॉस्पिटल में दाई की माशाल्लाह। और वो दाई भी अभी जिंदा है। देखो माशाल्लाह, क्या मतलब बरकत है उनकी जिंदगी में भी। सर, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? कोकन में पैदा हुए तो एजुकेशन भी कोकन में हुई या कहीं और? नहीं, एजुकेशन कोकन में नहीं हुई। मेरे एजुकेशन का सिलसिला जो है वो मुंबई है और गोवा है जी। और मतलब मैं जब एजुकेशन के लिए मुंबई आया तो जो केजी थी मेरी वो मुंबई में हुई। फिर पहली, दूसरी, तीसरी जो थी वो गोवा में हुई। अच्छा, गोवा में भी हुई? हाँ जी माशाल्लाह, गोवा में हुई। क्योंकि मैं मेरे चाचा के साथ रहता था, उन्होंने मुझको पाला पोसा बड़ा किया और वो नेवी में थे तो उनका ट्रांसफ़र होता था जी। तो गोवा में ट्रांसफ़र हुआ तो पहली, दूसरी, तीसरी जो थी गोवा में हुई कॉन्वेंट स्कूल में। फिर ट्रांसफ़र हुआ वापस उनका बम्बई में। फिर आगे की पढ़ाई जो है वो बम्बई में हुई है। आगे मतलब कहाँ तक तालीम हासिल किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी। फिर उसके बाद पीएचडी की मैंने। पीएचडी में आपका सब्जेक्ट क्या था? पीएचडी में सब्जेक्ट जो मैंने लिया था वो बिल्कुल एक अलग थलग सब्जेक्ट था, जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉकर्स, यानी जो फेरी वाले हैं जी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉकर्स टू मुंबई इकोनॉमी। मुंबई इकोनॉमी जी, यानी ये समझ लीजिए ये बिल्कुल यूनिक टॉपिक है। वो इसलिए कि इसके लिए मुझको टोटल प्राइमरी रिसर्च करना पड़ा, सेकेंडरी रिसर्च में बहुत कम अवेलेबिलिटी थी।
तो सर उस जमाने में जो आपने थीसिस जो लिखी थी पीएचडी की, जी जी, उनके बारे में मैंने जब आपसे पूछा था कि ये थीसिस इसको आपने प्रिंट किया, पब्लिश किया है क्या? जी पब्लिश किया हूँ जी। ये पब्लिश जर्मनी में हुई है। हाँ। और ये बुक अवेलेबल है ऑनलाइन में। अगर आप अमेजोन पर सिर्फ मेरा नाम टाइप करें, हाँ। सिराजुद्दीन चोगले, जी। तो आपको मेरी पूरी सारी किताबें जो हैं, हाँ। तकरीबन 9 किताबें वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले में दिखेगी, मिल जाएगी, यानी ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। आप अभी तो सस्ती होगी उस जमाने में मैं चेक किया था ऑनलाइन जी। तो जर्मनी से 20,000 रुपए में वो किताबें आ रही थी आपकी थीसिस। हाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई है जी। तो बहुत खुशी हो रही थी कि जर्मनी से सर की जो थीसिस वहाँ से रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी और वहाँ से मंगानी पड़ती थी। एक हम कोकनी कम्युनिटी के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। सर अगला आपको सवाल ये है कि आपको प्रिंसिपल बने हुए कितने साल हुए महाराष्ट्र कॉलेज में, और खासकर टीचिंग में कितने साल से आप हैं? टीचिंग में मैं 35 साल से हूँ और महाराष्ट्र कॉलेज में हूँ जी। 1989 में मैं महाराष्ट्र कॉलेज ज्वाइन किया जी। एक साल उसके पहले मैं अकबर बीरबल कॉलेज में जूनियर कॉलेज में था। हाँ। एक साल जी। और 89 में यहाँ मैं ज्वाइन किया एज डिग्री कॉलेज में। हाँ। 35 साल हो गए टीचिंग में मेरे। जी। और मैं जो प्रिंसिपल बना वो 23 दिसंबर 2015 हाँ। से मैं प्रिंसिपल हूँ। जी। और मेरा आजकल प्रिंसिपल के टर्म्स बन गए हैं, 5 साल का टर्म आता है। जी। तो ये मेरा सेकेंड टर्म चालू है। अच्छा। इसके आगे टर्म नहीं मिलेगा इसी कॉलेज में। इसी कॉलेज में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर अच्छा। दूसरी कहीं चाहिए तो मिल सकता है। मिल सकता है, यानी 2 टर्म तक मिलेगा आप जी कर तो सकते हैं। मेरा टर्म जो है जी। दिसंबर 25 तक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर आप अब ये बताइए कि आप यहाँ एज ए प्रिंसिपल बनने के बाद आपने कुछ रिफॉर्मिंग की है, कुछ तब्दीलियाँ, जैसा कि मेरे ख्याल से मैं क्या कितना बताऊं, लोग खुद जानते हैं जी कि पिछले 7.5 साल में महाराष्ट्र कॉलेज में तब्दीलियां आई हैं जी ओवरऑल। और ये तब्दीली किसी एक आदमी से नहीं होती है, इसको टीम बनानी पड़ती है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वही टीम थी जो पिछले प्रिंसिपल के पास है, हाँ। और उसी टीम ने काम करके तब्दीलियां लाई है। जी। तो जो आज तब्दीली है, एक खाली तब्दीली आपको बताना चाहूंगा हाँ। कि एक जमाना ऐसा था कि हम लोग यहाँ पर 3 मार्कशीट के ऊपर भी एडमिशन देते थे। जी। आज मैं कट ऑफ पर दे रहा हूँ एडमिशन। जी। तो ये तब्दीली है, तब्दीली है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और एक बात है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक बैनर टाइप का आता है, स्टिकर आता है, जिसमें एक फोटो होता है, आपके एक्स स्टूडेंट पुराने किसी भी जमाने के हो, इस कॉलेज से पढ़े हुए, जी। जिनको कुछ लाइफ में अचीवमेंट है, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी बायोग्राफी होती है, उनका फोटो होता है और वो प्राउड फील करते हैं कि हम यहाँ से एक्स स्टूडेंट हैं। तो आपने एक्स स्टूडेंट को भी जोड़ने का भी काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह एक्स स्टूडेंट्स को मैंने जोड़ने का काम जो किया है जी। वो 2018 से शुरू किया मैंने जी। जोड़ने का। जब केरला में फ्लड आया था जी। तो हमने एक स्टूडेंट के साथ काम करके, यानी कॉलेज और एक स्टूडेंट, हमने केरला के लिए फ्रंट ये किया था। हाँ। रेस किया था 23 लाख रुपए। माशाल्लाह। और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम प्रेजेंट करें हमारे एलुमनाई को जी। टू द वर्ल्ड। हाँ। और वो फिर मैंने ये सीरीज शुरू की, जी। स्टार ऑफ महाराष्ट्र कॉलेज की सीरीज। जी। वैसे नामचीन कुछ चेहरों के ऐसे नाम बताए जो महाराष्ट्र कॉलेज से यहाँ से फारिग हो गए, तालीम हासिल करके गए हैं किसी फील्ड के। जैसे एक नाम जो आपके ड्रामा के फील्ड में है, मुजीब खान। मुजीब खान साहब। जी। वो हमारे एक्स एलुमनी हैं। जी। ठीक है, वो एक एक्स एलुमनी है। उसी तरीके से बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं जी। हमारे मुंबई सिटी में, वो हमारे यहाँ से हैं, हमारे एलुमनीज हैं। जी। फिर बहुत सारे, आज 2 ऐसे स्टार हैं हमारे, स्टार एलुमनी की बात कर रहे हैं हम लोग, जी। जो यंग हैं जी। अभी, मतलब दे हैव नॉट क्रॉस देयर, दे हैव नॉट एंटर्ड द 40, और वो वाइस प्रेसिडेंट है बैंक में। एक एक्सिस बैंक में है, क्या नाम उनका? और एक है एस बैंक में। हाँ। जोहेर जो है, जोहेर हमारे ये सोहेल जो है वो हमारे एक्सिस बैंक में, जी। सॉरी ये यस बैंक में, यस बैंक में। वो वाइस प्रेसिडेंट है। जी। और अभी ही इज बिलो 40। बिलो 40, माशाल्लाह। उसी तरीके से और एक हमारा स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, जो एक्सिस बैंक में है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट है जी। वहाँ पर। जी। तो इस तरीके से ये ऐसे हमारे स्टार एलुमनीज हैं जी। जिनको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक। सर आपको अवार्ड्स और अचीवमेंट्स अभी तक कुछ मिले हुए हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अवार्ड और अचीवमेंट मिले हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यकीन मानिए, महाराष्ट्र कॉलेज जो है ये आज ब्रांड है जी। तो आज अगर मुझको बुलाया जाता है कहीं पर, तो इस बुनियाद पर बुलाया जाता है कि आई एम प्रिंसिपल ऑफ महाराष्ट्र कॉलेज। तो मुझको जो लास्ट अवार्ड मिला था वो मुंबई में ठाकुर कॉलेज है, उनका गोल्डन जुबली हो रहा था और उन्होंने अवार्ड एस्टेब्लिश किया था, बेस्ट प्रिंसिपल का नेशनल लेवल का अवार्ड, एंड आई वाज द पर्सन हु गॉट दैट अवार्ड। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और आपके टेबल पे काफी सारे चॉकलेट्स भी रखे हुए हैं, खुशबू अलग तरह की इत्रियात भी रखे हुए हैं। तो चॉकलेट्स अभी आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपकी टोकरी आपके सामने है। तो जब भी आप ये आए, यहाँ लिखा हुआ है कि फील फ्री, क्या जो भी है ना, आप बिना मतलब इजाजत के आप ले सकते हैं। और यहाँ जो फ्लेवर खुशबू थोड़ी सी लगाई, बोतल लेकर मत जाइए। तो हमारे बच्चे जो अक्सर आते हैं, अच्छा, चॉकलेट्स वगैरह लेके आते हैं, हमारा स्टाफ जो है वो भी चॉकलेट लेके आते हैं। माशाल्लाह। तो एक छोटी सी ये शुरुआत की है मैंने सिलसिला, जो अच्छा लगता है लोगों को। जी माशाल्लाह। मैंने लास्ट टाइम अमेज़न पे चेक किया था, आपका नाम तो कुछ है ना, पोइट्री की भी किताबें नजर आई थी जी। तो जनाब, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो शायरी से आपका क्या लगाव, क्या उनसियत, कहीं मोहब्बत पे छुपी हुई हो तो खुलेआम कह दीजिए। भाभी जी, आपके बच्चे भी सुनेंगे। नहीं, वो सुन सकते हैं जी। उसी से शादी किया हूँ माशाल्लाह, जिससे मोहब्बत की इश्क की है उसी से माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहरहाल ये लिखने का सिलसिला और पोएट्री का सिलसिला जो है वो कॉलेज डेज से है। अच्छा। और अभी भी मुझको याद आता है कि मेरी एक नज़म जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर अवार्ड जीती थी माशाल्लाह, मुंबई यूनिवर्सिटी के लेवल पर माशाल्लाह। मुबारक। जी जी। तो ये आपको जो शायरी करते हैं इंग्लिश में होती है आपकी? इंग्लिश में जी। एक किताब जिसे है, मैं आप मेरी पहली किताब जो पोएट्री की है मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये लिखा है शेड्स ऑफ लाइफ जी, है ना। तो ये बुक ऑफ पोएम्स है, आप देख सकते हैं। अमेज़न पे सारी किताबें मिलेगी और आप खरीद लीजिए डिस्काउंट रेट में। तो आपका शुक्रिया जनाब। जी जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अभी आपकी पर्सनल इसके साथ अब थोड़ा हम सोशल पे आते हैं। आपका सोशल अटैचमेंट कुछ एनजीओ से, ऑर्गेनाइजेशन से, या आपके अपनी खुद की ट्रस्ट वगैरह है? मैं हमेशा ये समझता हूँ कि एक मुहावरा है इंग्लिश में, वन हैज टू गिव बैक टू द सोसाइटी जी, और उस पर मैं अमल करता हूँ जी। तो मेरा अपना एक एनजीओ है, सीड्स फाउंडेशन सीड्स, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एनजीओ से मैं जुड़ा हूँ जी। और कोशिश करता हूँ कि मेरे तरफ से जो भी खिदमत हो सकती है सोसाइटी को जी वो हो जी। अभी मैं एक सवाल जब आप ये है, इसमें बच्चों को या नीडी लोगों को या मेडिकल या एजुकेशनल हेल्थ अदर चीज़ों की, जिन एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, सोसाइटी से, फोरम से, फेडरेशन से, एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ से हेल्प भी होती होगी? अखलाक भाई, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले गुज़िश्ता 4, साढ़े 4, 5 साल के अंदर मैंने क्लाउड फंडिंग किया है। अच्छा, क्राउड फंडिंग जो बोलते हैं, क्राउड फंडिंग हम लोग सोशल मीडिया पर फंड्स रेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह की ये है कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी है। आज के तारीख तक तकरीबन 2 करोड़ मैंने फंड किया है क्राउड फंडिंग के, एजुकेशन के लिए ज़्यादातर, और फिर मेडिकल यानी फील्ड के लिए, शादी के लिए, इस घर बनाने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें तकरीबन अभी एवरेज अगर हम पकड़े तो 2 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर मैंने फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए रेज किए, और व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया। मतलब सोशल मीडिया का मैक्सिमम, जिसमें फेसबुक का बड़ा रोल है। फेसबुक का बड़ा रोल है इसमें जी। फेसबुक को मैंने मेन यूज किया है जी। और उसके थ्रू जो है मैंने, यानी हम सोशल मीडिया को बुरा कहते हैं, हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फायदेमंद, बहुत सारे फायदे। आप किस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं इस तरह के जो फंड वगैरह के लिए, और आप क्या लोगों से, जैसे अगर मैं कोकन की बात करूँ, कोकन की जमाती निज़ाम जो हमारा है, तो गांव-गांव के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहली बात तो हमारे कोकन वालों को ये समझना चाहिए कि जमात की जो सिस्टम है जी, जो हमारे यहाँ है कोकन में, ये और कहीं भी नहीं है जी। ये एक्सक्लूसिव सिस्टम है, और इस सिस्टम को जो है हम लोगों को और मजबूत करना चाहिए कि गांव की जमात जो है
अपने गांव के बारे में, अपने गांव में जो गरीब है, अपने गांव में जो ज़कात जिसको पहुंचनी चाहिए, वो उस गांव के लेवल पर अगर उसको ये करे, यानी आप उसको फंड जो है ना, ज़कात का फंड जो है गांव के लेवल पर कलेक्ट करके तकसीम करे, तो उससे बहुत बेहतर। तो हर गांव जो है उनसे किसी गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा। इन शॉर्ट सर का कहने का मकसद ये है कि हर गांव में बैतुल माल कायम हो। जी बिल्कुल, हर गांव की बैतुल माल, साहब ऐसे लोग अपना बैतुल माल में पैसा जमा करें, इंटरेस्ट का अलग जमा करें, सदका, खैरात, फितरा जो और जो दीगर चीजें हैं, डोनेशंस, इसको जमा करें। और गांव की जो प्रॉब्लम्स है, खासकर मेडिकल किसी हेल्प की जरूरत है, किसी को एजुकेशनल हेल्प की जरूरत है, इमरजेंसी में हो, सडन कुछ कुदरती आफत हो, तो आप उस वक्त उस फंड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर आपका बंदा मांगने की जरूरत नहीं है। और आपके जमा करने के बाद जहाँ कहीं कमी होती हो, वहाँ पे दीगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या एनजीओ के साथ अप्रोच कर सकते हैं। और मेरी एक समझ ये है कि ज़कात का जो पैसा है ना, वो हम उसको टुकड़े टुकड़े में ना बांटे, नहीं बांटे, कलेक्टिवली कुछ काम, कलेक्टिवली, ताकि उसका इफेक्ट हो। हम पता चला हम 2-2 हज़ार रुपए 10 लोगों को दे रहे, उसका वो 10 लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप वो 10 लोगों को जो 20,000 आपने तकसीम किए, वो किसी एक को दो, ताकि वो ज़कात मांगने वाले से ज़कात देने वाला बन जाए। जी, ये जरूरी है। बिल्कुल। अभी आपने भी देखा होगा कि आपके पास लोग जो है हेल्प मांगने वाले काफी लोग आते होंगे। जी, बहुत आते हैं, बराबर है ना। तो हर एक को तो हेल्प भी अपने पॉसिबल नहीं है। और खासकर मेडिकल के लिए अगर कहूँ तो लोग कभी ऐसा भी होता होगा कि हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं और फिर अपील करते हैं 50 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, जो भी है। तो सेकंड ओपिनियन भी लेना काफी जरूरी है। एक तरफ कहा जाता है ऑपरेशन करो, तो वही अगर दूसरे डॉक्टर के पास और स्पेशलिस्ट के बाद चेक करेंगे तो बिना ऑपरेशन के या दवाई में या कम खर्चे में या सस्ते हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कीम में भी इलाज हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये। हम लोग जब बताते हैं कि भाई यही जो आपका ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये रकम में हो सकता है, कम रकम में हो सकता है, तर आमच्या कोकणी लोकांना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला जाया नको, आम्हाला पाहिजे ती हीच हॉस्पिटल पाहिजे, तुम्ही आम्हाला पैसे द्या, पण आम्हाला पाहिजे आम्ही बघू। अभी जो हम गौर साहब वगैरह वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इमाम साहब ने मुझे यही कहा था, आम्ही बघू, आम्ही काय असेल करू, तुम्ही आम्हाला पैसे द्या, पैसे द्या, बाकी आमचं काय असेल तरी बघू। लेकिन ये चीज भी है, जो लोगों का अप्रोच गलत है। वक्त पे पैसा नहीं मिले तो आपकी जान जा सकती है। तो वहां पे हम अपना जिद न करते हुए हम सेकंड ऑप्शन की तरफ भी जाए, दूसरे हॉस्पिटल से कम इलाज पैसे में भी खर्चे में हो सकता है। चलिए आगे, आप सीनियर सिटीजन की मैं बात करता हूँ। सीनियर सिटीजन के लिए जो सीनियर मतलब जो रिटायरमेंट है, कल अगर आप 2-5 साल के बाद रिटायर हुए तो आप क्या करोगे? और अभी जो रिटायर है या सीनियर या बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? देखिए, जो रिटायर हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र हो गई है, इनके पास एक तजुर्बा है पूरे जिंदगी का। इस तजुर्बे को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी हम अगर हम जाके गांव में बैठ गए, या आजकल गांव में लोग जाना नहीं चाहते हैं, आसपास के शहर में जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, ऐसा ना करते हुए हम अपने गांव के लिए तो काम करें। अपने गांव में क्या तकलीफ है, अपने गांव के क्या मसले मसाइल है, अपने मोहल्ले में जहाँ रहते हैं कहीं हो, और वहाँ मस्जिदें जो है ना, उसको इस्तेमाल करें। तो सिर्फ मस्जिदों में नमाज ही नहीं हो सकती, आप उसको और इस्तेमाल में ला सकते हैं, खैर के काम वहाँ कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से ही पूरा काम किया, काम चलाया है, तो पूरी तहरीक पूरा इनकलाब पैदा किया। हमारे सामने पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सिलसिला जो है वो मस्जिद नबवी से हुआ है। सीरत आप उनके सामने रखे, कहीं अलग तो उन्होंने ऑफिस नहीं बनाया था, तो फिर क्यों नहीं मस्जिद पर? सिराज साहब का मैसेज है कि अपनी मसाजिद को इस्लाही मरकज बनाएं, इनकलाबी मरकज बनाएं, हमारी कौम में बेदारी के लिए मरकज बनाएं, और जिसमें जो जिस फील्ड का माहिर हो अपना तजुर्बा शेयर करें, न्यू जनरेशन को गाइड करें। सर, जो इससे नुक्कड़बाजी रुकेगी या नहीं? इंशाल्लाह, अगर हम लोग हमारे गांव या हमारे शहर में मोहल्लों में इस किस्म के बच्चे हैं, अगर हमको तब्दीली लानी है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है उनको आगे आना पड़ेगा।
बराबर। ताकि ये बच्चों को समझ में आए। हाँ वो अभी नादान है जी, बिल्कुल। हाँ वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं जी। या कुछ और इसमें जा रहे जी। हैं, तो इस किस्म की नादानी रोकी जा सकती है। हाँ। इसकी जिम्मेदारी हमारे पास कल ये हमारे पास अल्लाह सवाल करेगा जी, तब क्या जवाब रहेगा हमारे पास। तो हमारे बुजुर्ग जो है खासकर अपना फायदा पहुंचाए अपनी कौम के लिए। आपको कोई नहीं बुलाएगा, आप खुद बढ़ के जाइए, बच्चों से बात कीजिए। बहुत इंशाल्लाह बच्चे आपको इज्जत भी देंगे, एहतराम भी देंगे, सवाब भी मिलेगा। और जो वीडियो जो देख रहे हैं हमारे, तो आज बुजुर्गों तक ये वीडियो का लिंक पहुंचा दीजिए और करिए कि सिराज साहब का और कोकनी मॉनिटरिंग चैनल के जो मैसेज है उसको जरूर सुने और आज ही से इम्प्लीमेंट शुरू कर दें। सर, आप नौजवान बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जितने भी नौजवान बच्चे हैं और खुसूसन मैं लड़कों की तरफ बीइंग अ टीचर और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आप क्या कहेंगे? लड़कों की तरफ तवज्जो देना चाहूंगा। हाँ कि लड़के हमारे जो है वो पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं जी। देखिए, आज आपके पास एक ही हथियार है जी, ठीक है, और वो ये है कि आपकी पढ़ाई आप कीजिए। जैसे आज लड़कियां आगे बढ़ रही है, हाँ। हमारे लड़के पीछे जी, तो लड़के आगे बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे बढ़े। लेकिन हमारे लड़के जो पीछे, उस पर मुझको बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे लड़के भी है ना उसी मेहनत से पढ़ाई करें जैसे हमारी लड़कियां तो पढ़ाई करती है। क्योंकि लड़के जब पढ़ाई करते हैं, उनकी जब तरक्की होती है, उनके लिए जब जॉब मिलता है तो घर चलता है, बिल्कुल। वो जब घर चलता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी जितने जो देख रहे हैं माँ बाप वगैरह जो हैं, वो अपने लड़कों के ऊपर तवज्जो दें कि वो पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आगे बढ़े। एक नुकसान हो रहा है सबसे बड़ा, लड़कियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, अच्छी जॉब पे होती है, लड़कों का एजुकेशन लेवल नीचे और उनके जॉब थोड़ा नीचे लेवल का हो जाता है। इसका नुकसान बड़ा इर्तिदाद की तरफ हो रहा है। आप मैसेज समझ लीजिए, मूर्ति थोड़ी लड़कियां बहनों के साथ शादियां कर रही है, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, साथ में जब 6 घंटा 8 घंटा रहेंगे, इंटरेक्शन होगा, दोस्ती होगी, बहुत सारी चीजें वहां से मतलब जो क्लोजनेस होगा, और बाद में फिर पछताते, बात अलग है। क्योंकि ये जो है कंजुगल लाइफ है, ये हकीकत है। हाँ, ये आज की हकीकत है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा हमारा मसला इर्तिदाद का है जिसका सोल्यूशन भी बता रही है। तो नुक्कड़बाजी छोड़िए, आगे बढ़िए और बड़े बुजुर्ग घर से मस्जिद, मस्जिद से घर न बल्कि इस बीच में मिलने वाले सारे लोगों से इंटरेक्शन करके उनके लिए खैर का काम कीजिए। वरना आखिरत में मस्जिद में और नमाजें वगैरह और आपके जो पर्सनल जो चीज़ें वो आपकी वो उसी हद तक सवाब, लेकिन दीगर हुकूक के बारे में सवाल भी पूछा जाएगा। सर, पेरेंट्स के लिए आप बीइंग अ टीचर क्या मैसेज देंगे? पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे अपने उनके बच्चों को, बाकी मोहल्लों के बच्चे वगैरह छोड़िए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, उनकी तरबियत के ऊपर ध्यान दें। क्योंकि तरबियत जो है वो बहुत जरूरी है आज के जमाने में। तो तरबियत के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो और कोई नहीं करेगा आपके बच्चे के लिए। हाँ। आपको करना है, ये अपनी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करे। तरबियत का मतलब ये है कि जबान किस तरह की जबान करता है ना, किस तरीके से पेश आता है। क्योंकि अगर आप नहीं ये करेंगे तो उसका भुगतान आपको देना पड़ेगा। और फिर गलत चीज को उन्हें एहसास दिलाइए, गलत बुराई अच्छाई क्या है, जहाँ से जोड़िए। जहाँ डांटना है वहाँ डांटिए, हाँ, जहाँ डांटना है वहाँ डांटिए, बिल्कुल। हाँ, नस्तर लगाना नस्तर लगाइए, जी, ये जरूरी है। और साथ में माहौल भी बड़ा जिम्मेदार होता है। माँ बाप अपनी तरफ पे बहुत अच्छी तरबियत देते हैं, बहुत अच्छी, कोई होता है सारी चीजें देखते हैं, कोई कमी महसूस भी होने नहीं देते, उसके बावजूद माहौल में देख के बच्चे खराब हो जाते हैं। मैं सर आखिरी बात हम जब से कहूँगा, मैं यहाँ पर इंटरप्शन करके बताना चाहूंगा, जी जी जी, जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं, हाँ, किस किस्म से हमको ये करना चाहिए। मैं मेरे रिसर्च के सिलसिले में काफी हिंदुस्तान घुमा हूँ जी, और साउथ में भी गया, भटकल में गया था जी। तो भटकल में, पूरे भटकल में जी, जो सिस्टम क्रिएट किया मुझको बहुत अच्छी लगी कि हर मस्जिद में ये उन्होंने बिल्कुल पूरे गांव के लिए लागू करके रखा है कि मगरिब के नमाज के बाद हर बच्चा, हर घर का बच्चा, लड़का जी, वो मस्जिद में रहेगा। मस्जिद में उसको हर चीज सिखाई जा रही है, यानी हर घर का जो बच्चा वहां का है वो कफन दफन सब कुछ कर सकता है।
जी सिखाया जा रहा है, ये माहौल क्रिएट किया, ये माहौल, ये भटकल का ये सिस्टम हमारे कोपन में भी होनी चाहिए जी किसी तरीके से। रिसेंटली हमारे दोस्त एक जूम मीटिंग थी, हम भी सर और मैं, हम लोग कई एनजीओ में साथ में जुड़े हुए हैं, कई काम हम लोग साथ में करते हैं। पिछले 12 साल से तो हम लोग कोकन टैलेंट फॉर्म पे हम लोग भी काम किया है साथ में, और अभी भी जुड़े हुए हैं। एक रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं बता रहा हूँ और आइडेंटिटी को छुपा रहा हूँ, मुंबई एक किसी मेडिकल कॉलेज में गए और गेट के बाहर एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनी हुई और उस कॉलेज के स्टूडेंट और बच्ची कुछ गलत हरकतें सारी चीज़ें कर रही थी। कोई चीज़ बुर्का पहने हुए स्मोकिंग भी चलती है, स्मूचिंग भी चलती है और बुर्का पहने हुए। तो कहा बेटा, कहा उसको, बेटा तुम ये गलत कर रही हो और बुर्का पहन के कर रही हो। तो उसने गाली भी दी, इस्लाम को भी गाली दी और वो चीज़ को भी कहा मुझे मत सिखाओ, बोले क्या करना है क्या नहीं। वही तरबियत की बात आ गई। तो अभी देखो बुर्का भी पहनी हुई है और उसको माहौल कैसा मिला, जब ढंग से उसकी तरबियत माहौल में रही, इसलिए बुर्का पहनना मजबूरी है। तो ऐसा भी न करें, हम अपनी बेटियों से भी कहेंगे, बाद में आप पछताते हैं। अब अभी रिसेंटली ये पबजी का इफेक्ट देखिए पाकिस्तान इंडिया का, रिसेंटली आप न्यूज में चल रहा है कंटिन्यू सोशल मीडिया पे जी। फातिमा हैदर अम्मा अपने बच्चे को लेकर, अपने चारों बच्चों को लेकर वाया नेपाल इंडिया में आई, सचिन नामी लड़के से, जो 23 साल का सिर्फ लड़का। और ये देखो इस तरह से दोनों आपस में मतलब ये शादी का चक्कर जो वो चल रहा है, मोहब्बत हो गई। तो औरत ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू से पहले मैं देख रहा था आते हुए मतलब है कि 2 घंटा रात में मिडनाइट में लोग चैटिंग करते थे, पबजी भी खेलते थे और बातचीत करते थे। 4 बच्चों की अम्मा का ध्यान कहाँ था, बच्चों पे था, शोहर था, सारी चीज़ें। ये जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया पे एक सही इस्तेमाल करना है। आज हम हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, इसका सही इस्तेमाल करें। ये हमारे कौम के सभी नौजवानों से हर एक से गुजारिश है। सर और कुछ आखिरी कोई चीज़ बात बची हो जो आप मैसेज देना चाहिए या कुछ कहना चाहें? मैं कोपन के सिलसिले से कोपन के लिए, कोपन वालों के लिए मैसेज देना चाहूँगा। जी जरूर सर, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं कोपन वालों को ये कहना चाहूँगा, मेरे कोपन के सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि किसी वजह से हम लोग आजकल अगर हम लोग हमारे गांव में जाते हैं तो वीराना पड़ा हुआ है, घर बंद है, घर टूटे हुए हैं, क्योंकि हम शहर में चले गए, इसलिए चले गए इस मकसद से गए कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल पढ़ाइएगा, लेकिन अपना गांव मत छोड़िएगा। आप अपना गांव मत छोड़ के, गांव को आप गांव से शहर चले जाइए, लेकिन जब भी वक्त मिले आप वापस आइए अपने गांव, अपने घर में आइए। ये एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, वरना कल अगले 50 साल में ये होगा कि आप अपने गांव के ना रहेंगे ना शहर के रहेंगे, क्योंकि गांव की जमीन भी लोग बेच रहे हैं, जहाँ अपना घर है घर तोड़ के बेच रहे हैं। ये जो ट्रेंड है ये बड़ा खतरनाक है। और खरीदने वाले कौन है? कल आपके पास कहीं भी मकान, आपको कब्रिस्तान में भी कोई नहीं रखेगा। बहुत सारे शहर में रख है जी, गांव की मैयत है तो बोलते गांव में लेके जाओ, गांव में लेके जाओ। आता गावात घेऊन कसे जाणार? आता घरोच नाही त्यांचा, घरे बंद आहे किंवा सडले जाय, टवला पडली ते ऐसा है। मी गावागावात फिरता माझे हाँ बघता ना। मतलब ये मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सभी लोग जो है गांव से अटैच है, गांव को छोड़ के मत जाइए, रिश्तेदार से मिलना है। और दूसरा, मेरी जबान कोकणी है, मैं कोकण का हूँ, तर कोकणी बोलिये विसरू नको। घरात बोला, आपल्या पोरांशी बोला, नाही ती पण जबान पण आपली खलास होईल, तर ही जबान पण ठेवणं जरुरी है। एक लाइटर मूवमेंट पर ये कहना चाहूंगा, बोला ना कोकणीत बोला, हाँ लाइटर मूवमेंट कोकणी, ही आपली जबान आहे ना, कोकणी जबान, सकल फरिश्ता तुमची ही सवाल जवाब कोकणीत करतील हो, तर येते पाहिजे आणि फरिश्तांनी सगळी जबान येतात हो, बोले जो कोकणी येलोय ह्याची कोकणीची बात करा। तर मी चाहता है कि अपनी जबान जी है ना, आपल्याला त्याची आपल्याला शरम का वाटते हो? केरला 2 केरला वाले मिळतात, मल्याळी मध्ये बात करतात, किती पण वर हाई पोझिशनला असू दे, मल्याळी मध्ये बात करतात। 2 कोकणी मिळले की इंग्लिश मध्ये बात करायला सुरू होतात। आजची आम्ही इंटरव्ह्यू घेतली आणि ह्या सिरीजची जी असेल ना लँग्वेज, आम्ही उर्दू हिंदी अशी बोलणार आहोत, इंग्लिश वाला मिक्स करून, यासाठी की आपल्या कोकणचे लोकांचे जे टॅलेंटेड लोक आहेत ही अदर कम्युनिटीपर्यंत ऑल इंडिया इंटरनॅशनल लेवलला त्यांची इन्फॉर्मेशन जायला हवी, ह्या नियतीने आपण उर्दूतला किंवा हिंदीतला एपिसोड बनवतो।
हैदराबाद जिल्ह्यातला सारखी हीच येते की कोकणीचा बनवेन एपिसोड, पण कोकणी बनवून फक्त कोकणी लोकांपर्यंत सीमित असेल आणि जर आपल्या लोकांचा टॅलेंट दुसऱ्यापर्यंत पोहोचायला हवा एक मेसेज म्हणून हा आपण एपिसोड उर्दू हिंदीतला असा बनवला. तर सिराज साहब तुमचा बहुत बहुत शुक्रिया. कोकणीचा हॅपी एंड करते उर्दू की शुरुआत की होती. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह आपसे ऐसी खिदमत का काम लेते रहे. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप जो ये सीरीज शुरू की है उसको मकबूल करे और लोगों तक पहुंचे. और मैं तो बहुत ही छोटा हूँ कोकण के इसमें. हमारे पास कोकण में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेमिसाल लोग हैं. इंशाल्लाह उनको भी इस चैनल पे लेकर आएंगे. चैनल पर लेके आइए इंशाल्लाह, ताकि लोग पहचाने उन लोगों को. वरना ऐसा होता है घर की मुर्गी दाल बराबर. तो सर आप रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी तक कोकणी लोगों ने 72% व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है. हाँ, मैं चाहूंगा वो कि फ्री में होता है, पैसा नहीं जाता है. मैं चाहूंगा कि हम लोग सोशल मीडिया पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है. और जब भी इस किस्म के इंटरव्यूज आए, बहुत सारे अखलाक भाई तो तकरीबन पुरा कोकण घुमून सगळ्या कोकणात फिरतायत आणि फिरून फिरून गाव आपल्याला दाखवतायत. म्हणजे आपल्याला घरात बसून आपले कोकणाचे सगळे गाव बघ्या मिळतात. आपल्याला जायचं नाही मिळत पण बघ्या मिळतात. ही अखलाक भाईची आपल्याला शुक्रिया अदा करायला पाहिजे की कोकण टुरिझम जी आहे ना ती प्रमोट करते अखलाक भाई. आणि अल्हम्दुलिल्लाह ह्यानी कोकणाची डेफिनेटली ही ॲडव्हर्टिजमेंट होईल आणि लोक कोकणात येतील ऐसा आम्ही सगळी उम्मीद करतो. आणि इन्शाल्लाह जेव्हा ह्या चॅनलला सगळ्यांनी ज्या लोकांनी बघली नाहीत त्याला सबस्क्राईब करा. जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा ताकि लोकांपर्यंत शेअर करा आणि शेअर करा. हा लिंक व्हिडिओला शेअर करा. दुसरे जे पण पसंत आहे कमेंट करा. कोण ठिकाण काय बघताय, काय कमी पेशी काय सजेशन असेल इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता तुम्ही. आम्हाला नेगेटिव्ह कमेंट असलं तर नेगेटिव्ह टाका. कारण बिंदास लिखा. आपण ओपन ठेवलं सगळ्यांसाठी. नेगेटिव्ह कमेंट असले म्हणजे पुढच्या यामध्ये आपल्याला तब्दीली करायला मिळते. ऐसा आहे. नेगेटिव्ह कमेंट चा मतलब ही नाही काही नेगेटिव्ह आहे. ही कमिशन ही कमी आहे ती कमी पूरी करू शकतो. आणि आमच्या फेसबुकच्या पेजवर कोकणी माउंटेनर व्लॉग्स पेजला फॉलो करा. हे व्हिडिओ युट्यूबच्या एक हफ्त्याच्या बाद आमच्या पेजवर पण येतात आणि तिथं आम्ही ग्लोबली अदर ग्रुप्समध्ये पण शेअर करतो. वन्स अगेन थँक्यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जज़ाकल्लाह खैरन.